हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइज टू 100 में, जहां पे आप सीख रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 11। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5 है बुक के अकॉर्डिंग। अगर अभी तक आपने जो हमारी लास्ट वीडियोस हैं जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की, तो अगर अभी नहीं आपने देखे हैं तो पहले आप जाएँ उनको देखें, उसके बाद आप इस वाली वीडियो को चेक करें। और आपको जो पुरानी वीडियोस हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर उसके अलावा वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आती है, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी करना। चलिए बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब से पहले बेटा जब आप 9th क्लास में, 10th क्लास में, 8th में थे तो आपने इक्वेशन वर्ड मैथ्स में सुना था। इक्वेशन का क्या मतलब हुआ करता था, तो वहाँ पे हम ये सीखते थे इक्वेशन का मतलब होता है LHS इक्वल टू RHS। मतलब जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है, इक्वल आ जाए तो उसी को हम क्या बोल दिया करते हैं, इक्वेशन बोल दिया करते हैं। मैथ्स में ज़्यादा आपने अच्छे से सीखा है। एग्जैक्टली हम अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं तो हमें नहीं बात करनी मैथ्स में क्या होता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स इक्वल टू 0 या 1 जो भी लाना होता था। लेकिन अब अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में LHS और RHS का मतलब तो है नहीं। देखो जी, हमें यहाँ पे LHS RHS करना ही नहीं, बोलना ही नहीं है। हमारे पास तो हमने टर्म्स सीख ली पुरानी वीडियोस में कि डेबिट और क्रेडिट दो टर्म्स होती हैं और अकाउंट इन्हीं के ऊपर बेस होती है, और सभी ट्रांजैक्शन के दो ही इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन बोली जाएगी जब डेबिट बराबर क्रेडिट हुआ करेगा। जैसे ही डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया, आप समझ जाना हमने क्या कर दिया है, इक्वेशन बना दिया है। लेकिन यहाँ पे बेटा मैथ्स की इक्वेशन नहीं होगी, यहाँ पे इक्वेशन किसकी होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन होगा। और जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन भी कौन सी मिलेगी, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। लाइक गुड्स परचेज करना, गुड्स को सेल करना, रेंट पे करना, बिजनेस स्टार्ट करना, मशीन खरीदना, सैलरी पे करना, इंटरेस्ट पे करना, लोन लेना, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की फहरिस्त होगी। और आपको उसी फहरिस्त का इस्तेमाल करके क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाना है। तो बस स्टार्ट कर देना है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट करना है। अब जो डेबिट की ट्रांजैक्शन होगी, जो डेबिट में लिखा है उसको अमाउंट को डेबिट करना है, और उतना ही अमाउंट आपको क्रेडिट में भी डालना है। हमेशा डेबिट क्रेडिट बराबर चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम रह जाए, कभी नहीं होगा। जब तक आप लास्ट क्लास जब तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ नहीं देते कॉमर्स में, या आप जॉब करोगे, जब तक जॉब से रिटायरमेंट नहीं ले लेते कॉमर्स की फील्ड से अगर जॉब कर रहे हो, तो डेबिट क्रेडिट ही चलता रहेगा और ये बराबर बराबर चलते रहेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने आपको समझाने के लिए कि प्यारे प्यारे बच्चे 11th क्लास में आने वाले हैं वो किस तरीके से सीखेंगे, तो उन्होंने बोला कि जो डेबिट साइड हुआ करेगी उसमें एसेट सीखा करेंगे, क्योंकि एसेट्स का नेचर डेबिट का होता है। और ये नेचर डेबिट का क्यों रखा जाता है, तो ये हम चैप्टर नंबर 6 आने वाले चैप्टर में सीखेंगे बेटा कि क्यों एसेट्स को हम डेबिट का नेचर बोल देते हैं। तो अभी आप फिलहाल ये समझो कि जो डेबिट साइड हम एसेट्स लिखा करेंगे और क्रेडिट साइड हम क्या लिखा करेंगे, लाइबिलिटीज। तो जितनी भी एसेट्स हमें मिला करेंगी, चाहे वो नॉन करंट एसेट हो, करंट एसेट हो, जो भी हमारे पास एसेट आएगी या एसेट जाएगी, तो हम एसेट के साइड उसको प्लस माइनस करेंगे। इसलिए मैंने आपके लिए लिखा कि एसेट साइड हम करंट एसेट भी रिकॉर्ड करेंगे, एसेट साइड हम नॉन करंट एसेट्स भी रिकॉर्ड करेंगे। मशीन परचेज की तो एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। आपने गुड्स परचेज किया तो करंट एसेट है लेकिन एसेट साइड परचेज करेंगे। आपने इसके अलावा कोई एसेट्स बेच दी तो हम यहीं से माइनस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एसेट साइड में आप जितनी भी आप परचेज करोगे, सेल करोगे, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, सब इधर रिकॉर्ड कर लेंगे एसेट साइड। उतना ही इफेक्ट किधर की तरफ जाएगा, लाइबिलिटी साइड जाएगा। अब लाइबिलिटी साइड आप क्या रिकॉर्ड करते हो, तो भैया जितनी भी लाइबिलिटी होती है बिजनेस के ऊपर, लाइबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, तो ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है वो भी लाइबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हो आप, कैपिटल बोलते हो। तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिखी जाएगी। उसके अलावा अगर आपने लंबे समय के लिए और शॉर्ट टाइम के लिए पैसा लिया है तो करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी लिखी जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ोगे तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट चलेगा, डेबिट साइड सभी एसेट्स लिखते चलोगे, लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड सभी लाइबिलिटीज, चाहे वो इंटरनल लाइबिलिटी हो बोले तो कैपिटल हो, या फिर वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो। एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है, हमेशा एसेट्स जो होगी वो किसके बराबर होगी, लाइबिलिटी के बराबर होगी। तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी, और इसी वजह से एक फॉर्मूला बना दिया गया कि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। वैसे तो लाइबिलिटीज का ही पार्ट होती है कैपिटल, क्योंकि ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है, तो इस लाइबिलिटी को सेपरेट करने के लिए लाइबिलिटी के साथ कैपिटल अलग से शो कर दिया जाता है। दोनों का नेचर क्रेडिट का ही हुआ करेगा। तो फॉर्मूला बन गया। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन सीखनी है तो सिर्फ इस फॉर्मूले को दिमाग में फिट कर लो कि एसेट बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आने वाली, हर एक क्वेश्चन आपसे चुटकियों में हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल नाम का फॉर्मूला याद कर लिया हो। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप इस फॉर्मूले को याद कर लें। एसेट बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, 5 बार इसको रिपीट कर लेना, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। तो उस 1 मिनट में आप यही काम करेंगे, आगे बढ़ते हैं।
अब बात आ जाती है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का ये फॉर्मूला याद हो गया तो क्या फॉर्मूले की तरह इस क्वेश्चन को करना है कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको इक्वल टू लिख देंगे और अब बन जाएगा? नहीं बेटा, अकाउंट्स में मैक्सिमम टाइम आप फॉर्मेट्स का यूज करते हो और इन्हीं फॉर्मेट का यूज करके आप अकाउंटिंग इक्वेशन को कंप्लीट करते हो। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार होता है, सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 जितनी भी ट्रांजेक्शन आती रहेंगी उनको सीरियल से लिखना, नंबर वाइज मतलब रैंक देना उनको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर कुछ टीचर्स स्कूल के अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको ये सिखाया गया होगा, एक कॉलम बनाया जाता है ट्रांजैक्शन का, सीरियल नंबर के बाद ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन लिखना एक झमेला है, ट्रांजैक्शन का कोई यूज नहीं है, ना ही करना चाहिए, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन वालों ने बात लिख के दिया आप उसी को एज इट इज ट्रांजैक्शन की कॉलम में लिखते हो तो आप टाइम खराब करते हो अपना। तो हमने यहाँ से ट्रांजैक्शन का कॉलम गायब कर दिया। तो हम क्वेश्चन को पढ़ा करेंगे और सीधा उसका ट्रीटमेंट लिखा करेंगे कि सीरियल नंबर 1, उसके बाद हम सीधा उसको एसेट्स और लाइबिलिटीज पे होने वाले ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को यूज किया करेंगे, ना कि हम पहले ट्रांजैक्शन में उसी को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्योंकि देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, उस एग्जांपल में भी मैंने लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। अब अगर आप यहाँ पे सीरियल नंबर के बाद ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाते हो जो आपने पहले से ही सीख लिया होगा, अगर आप हमारे चैनल से ही पढ़ते हो और यहीं पे सीख रहे हैं तो बेटा आप टॉप करने वाले हो। लेकिन अगर आप कहीं पे पढ़ के आ चुके हो और उसके बाद आप एक बार रिवाइज कर रहे हो तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपके टीचर ने आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाकर दिया है तो इसका मतलब आपका टाइम खराब करने के लिए बोला है। क्यों? क्योंकि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश क्वेश्चन में लिखा है, अब आप इसी को उठा के ट्रांजैक्शन में एज इट इज लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और उसके बाद फिर भी आपको एसेट लाइबिलिटीज और कैपिटल ही लिखना है, तो क्या फायदा उस चीज को लिखने का? आप सीधी रैंक डालो। अब आप कहोगे रैंक भी तो यहाँ लिखी हुई है, इसी का कॉलम बनाने की क्या जरूरत थी? ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप सीरियल नंबर नहीं डालोगे तो ये नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सा नंबर पे कौन सा ट्रीटमेंट कर रखा है। आप ऐसा कर सकते हो कि आपको एग्जाम में फर्स्ट के बाद सेकंड का ट्रीटमेंट नहीं आता तो आप इसे छोड़ के से थर्ड भी तो कर सकते हो आंसर में। अगर आप सीरियल नंबर नहीं डालोगे तो एग्जामिनर ही कंफ्यूज हो जाएगा, फिर आपको मार्क्स कैसे देगा? लेकिन अगर आपने सीरियल नंबर लिखा है तो वो आपको एग्जाम में मार्क्स देगा अपनी ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग चेक करके। तो क्या करना है आपको, सीरियल नंबर में ट्रांजैक्शन लिखनी है और फॉर्मूला बना देना है एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये फॉर्मूला आपको लिख देना है। अब जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको सही जगह पे पोस्ट करने का काम आपको करना है। बेटा यहीं से आप कुछ न्यूमेरिकल के पोर्शन सीखना स्टार्ट करते हो इस चैप्टर से, और अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे न्यूमेरिकल की चैप्टर्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी 11th में, फिर 12th में तो टोटल न्यूमेरिकल ही है। तो इस वजह से अब आप कदम रखने वाले हो डेबिट क्रेडिट सोचने के बारे में। जो थियरी आप पढ़ के आ चुके हो पुराने चैप्टर्स में, उन चैप्टर्स को कंक्लूड करके अब टर्म्स भी यूज की जाएंगी, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सेकंड चैप्टर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप उसे भी पढ़ें। तो उन्हीं टर्म्स का यूज करोगे, डेबिट क्रेडिट रूल को अप्लाई करोगे और सीखोगे बेटा किस तरीके से एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वर्क करता है अकाउंट्स के अंदर। तो हमारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना दिया और उस एग्जाम्पल के ट्रांजेक्शन को पिक करेंगे और यहां पे पोस्ट कर करके देखेंगे। ठीक है, कैसे करना है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जिसमें हमने मिस्टर जॉन, ये बिजनेसमैन बनाए हैं। जो मिस्टर जॉन है ये इस बिजनेस को कैरी करेंगे, इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, ये पैसा लगाएंगे और इस बिजनेस से प्रॉफिट कमाएंगे, कि वो मिस्टर जॉन है। मिस्टर जॉन क्या कर रहे हैं? इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 50,000। अगर इन्होंने बिजनेस की शुरुआत 50,000 रुपीज से की तो मैं अब फ्रेम से थोड़ा बाहर चला जाऊंगा, मेरा सिर्फ आपको हाथ दिखेगा लिखते हुए, और अगर मैं आपको थोड़ा बहुत दिखता रहूं तो मैनेज करना। बिजनेस की शुरुआत हुई और 50,000 रुपीज इन्होंने क्या किया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। उसके अलावा जो पुरानी वीडियोस के लिंक के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ ही आपको ऊपर आई बटन पे भी नजर आएंगे। ठीक है, और लास्ट में जब क्लास एंड होगी तो आपको स्पेशल प्लेलिस्ट भी का भी लिंक आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके पहुंच सकते हो हमारे चैनल पे, जहां पे इनके बारे में वीडियो बनी हुई है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं, बिजनेस की शुरुआत कैश में हुई। तो आपको हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। ये आपको 11th क्लास के फर्स्ट डे में, जब आप 11th क्लास के सेकंड डे में जब आप सेकंड चैप्टर की थियरी पढ़ रहे होते हो तो आपको एक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बताया जाता है। उस बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में आपको बोला जाता है कि एक बिजनेस और एक मालिक अलग अलग होते हैं। अब अगर बिजनेसमैन, एक ऑनर, बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो वो अकाउंटिंग बिजनेस में चल रही होती है, मालिक को सेपरेट माना जाता है। तो अगर मिस्टर जॉन ने यहाँ पैसा लगाया तो ये बिजनेस क्या सोचता है, आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी अपनी जो दिमाग है उस हिसाब से चलाना है कि अगर मिस्टर जॉन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस क्या कर रहा होगा। तो बिजनेस कहता है अगर मिस्टर जॉन ने हमें पैसा दिया तो हमारे पास पैसा आया है। और आपको ये पता है कि अगर मैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिख दूं, बेटा मैं फ्रेम से बाहर हूं लेकिन आपको मैनेज करना है, ये आपको दिख रहा होगा सीरियल नंबर।
फर्स्ट पॉइंट में मिस्टर जॉन ने पैसा लगाया तो हमारे पास बताओ बिजनेस में कैश आया होगा या नहीं आया होगा। मैं फिर एक बार आके बता दूं आपको कि जब भी बिजनेस के पास कोई ट्रांजैक्शन होगी तो बिजनेस अपने नजरिए से सोच कर उसको रिकॉर्ड करेगा। मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, ओनर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं सोचेगा। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मालिक ने बिजनेस में पैसा दिया तो बिजनेस कहता है मेरे पास कैश आया 50,000 रुपीज, और कैश होती है मेरी एसेट। तो मैं एसेट में एक कॉलम बनाता हूं कैश, और उसमें लिख देता हूं ये 50,000 रुपीज आए। मैंने 50,000 रुपए लिख दिए, लेकिन मैंने बोला है एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। तो इस ट्रांजैक्शन का भी तो एक ही इफेक्ट लिखा गया है। अभी बिजनेस दूसरा इफेक्ट क्या सोचेगा? बिजनेस कहेगा अगर मेरे पास पैसा आया तो ये कहां से आया? आप कहते हो ओनर के पास से आया। और आपने ये भी बताया हुआ है या आपने ये सीखा हुआ है कि जब भी ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस कहता है ये जो कैश आया है साथ में एक लाइबिलिटी भी आई है, लेकिन उस लाइबिलिटी का नाम कैपिटल है, तो आप ये अमाउंट कैपिटल में भी 50,000 रुपीज लिख कर रखो। तो इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट हो गए, एक तो बिजनेस पे कैश आ गया 50,000 और साथ ही साथ उतने रुपए की कैपिटल भी क्रिएट हो गई। ये ओनर का पैसा, याद रहेगा बिजनेस को कि 50,000 रुपए मालिक के पास से आए थे। तो आपको इसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट डालना है। डबल इफेक्ट का मतलब है कि डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, कभी भी ये कम ज्यादा नहीं होगा। सेकंड पॉइंट को ट्राई करते हैं। कहते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। अब बिजनेस ने, अब आप कहते हो ये मालिक ने भी तो खरीदा होगा, ऐसा भैया हम ये क्यों सोचते हैं कि बिजनेस ने गुड्स खरीदा? बेटा हर ट्रांजैक्शन बिजनेस कर रहा है, मालिक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता, पैसे लगा के भूल जाता है। कभी कभी आता है तो बस कुछ अमाउंट को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करने आता है, जिसको ड्राइंग बोल देते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब बिजनेस ने गुड्स परचेज किया। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। अगर गुड्स परचेज किया होगा कैश में तो आप मुझे बताओ बिजनेस के पास स्टॉक आ गया होगा, क्योंकि गुड्स खरीदना मतलब स्टॉक लेना। जब भी गुड्स खरीद के लाते हैं तो बिजनेस में उसे स्टॉक के नाम से लिखा जाता है। और देखो स्टॉक के कॉलम में 15,000 रुपए 15,000 रुपीज आकर डल गए। आप कहते हो हाँ बिल्कुल डल गए। आप मुझे बताओ इस स्टॉक को खरीदने के लिए क्या बिजनेस ने 15,000 रुपए खर्च किए? आप कहते हो हाँ किए। तो मैंने कहा यहां से माइनस कर देना। बेटा माइनस को मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं, क्योंकि ब्रैकेट में लिखना माइनस ही होता है। आप या तो माइनस साइन लगाओ या फिर आप 15,000 रुपीज को ब्रैकेट में लिख दो। तो आपने कहा 15,000 रुपए ब्रैकेट में लिख देते हैं या ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपने गुड्स खरीदा और आपने 15,000 रुपए माइनस कर दिए। आप सामने पाओगे इस बार ना तो कोई लाइबिलिटी आई है, ना ही मालिक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुई है। तो मैंने कहा ये ट्रांजैक्शन यहीं खत्म हो गई। अब कुछ बच्चों का यहीं पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्रेडिट साइड तो कुछ डाला ही नहीं, आप तो कहते हो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होंगे। मैंने कहा बेटा आप ध्यान से देखो तो डेबिट क्रेडिट अभी भी बराबर चल रहे हैं। अगर 15,000 रुपए का मेरे पास स्टॉक आया तो 15,000 का कैश गया, 15 से 15 कट गया, इधर भी जीरो है इधर भी जीरो है, ये इक्वल चल रहा है अभी भी। अगर मैं मैथ की भाषा में बोलूं तो LHS RHS बराबर है। अकाउंट की लैंग्वेज में बोलूं तो डेबिट क्रेडिट बराबर है। अकाउंटिंग इक्वेशन की भाषा में बोलूं तो एसेट बराबर लाइबिलिटी अभी भी चल रहा है। अगर एसेट जीरो है, कोई एसेट नहीं बढ़ी। अगर एक एसेट बढ़ी तो एक एसेट मेरे पास से गई, तो जितने रुपए से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट है। 0 रुपए से डेबिट बैलेंस बढ़ा है, 0 रुपए से क्रेडिट बैलेंस होगा। तो बेटा इतनी बात आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि क्रेडिट में लिख के ही दोनों साइड बराबर होता है। ऐसा भी हो सकता है ना, डेबिट में कुछ लिखा और उतना ही डेबिट में से काट दिया तो डेबिट में कुछ भी नहीं हुआ। तो क्रेडिट में ही क्या लिखने की जरूरत है? आप मुझे बताओ कोई चीज डेबिट में लिखी प्लस और डेबिट में से कोई चीज माइनस कर दी, तो डेबिट माइनस करने का मतलब डेबिट काट दिया है हमने, क्रेडिट कर दिया है उसको। तो इसका मतलब ये हो गया कि 15,000 रुपीज क्रेडिट हुए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। अब की बार क्रेडिट साइड लिख के क्रेडिट नहीं किए, डेबिट में से कोई चीज माइनस कर देना का भी मतलब क्रेडिट ही होता है। लेकिन इसको ज्यादा बेहतर तरीके से आप जर्नल एंट्रीज में सीखेंगे। अभी फिलहाल अकाउंटिंग इक्वेशन में आप समझिए बेटा कि हमें इन दोनों साइड को बराबर रखना है। अगर मैंने 15,000 रुपीज का स्टॉक खरीदा तो 15,000 रुपए मैंने पे भी किए होंगे, तो इस वजह से मेरे ये जीरो हो गए। तो इधर भी मैंने क्या लिखा है? जीरो। इक्वल करके चलना है डेबिट क्रेडिट को, एसेट बराबर लाइबिलिटीज रखनी है, तो 0 0। जब 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती हैं तो आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, कैलकुलेशन आपके लिए ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे तो कैलकुलेटर से कर लेंगे। तो बेटा जो आईसीएसई वाले बच्चे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सीबीएसई के उनके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी और कैलकुलेशन करते वक्त मिस्टेक हो सकती है। इस वजह से उनको क्या किया जाता है, 2 ट्रांजेक्शन के बाद उसको न्यू इक्वेशन बना लेनी होती है। तो आप बेटा सीरियल नंबर में ही न्यू इक्वेशन लिख दिया करना, और न्यू इक्वेशन लिख के दिखाया करना कि कैश 50,000 से 15,000 कट के 35,000 रुपए रह गया है। स्टॉक मेरे पास 15,000 रुपए का है, लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं है और कैपिटल मेरे पास मालिक के द्वारा 50,000 रुपीज की लगी हुई है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पे। तो जगह कम होने की वजह से हमने सबसे टॉप पे न्यू इक्वेशन लिख दी। 2 इक्वेशन कंप्लीट होने के बाद ये मेरी नई इक्वेशन है।
अब आप हर 2 ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनाया करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। आपके पास बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे, जब आप उनकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे तो आपको हर 2 ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखनी हुआ करेगी। अब आते हैं हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। बेटा यही ट्रांजेक्शन हार्ड हो जाती है बच्चों के लिए, इन्हीं को बच्चे बोलने लग जाते हैं कि टफ हो जाता है अकाउंटिंग में, टफ है। नहीं, आपको सोचने की जरूरत है, सब आसान है। कहते हैं परचेज गुड्स, आपने गुड्स खरीदने के बाद, सॉरी थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स, सामान बेच दिया, कितने रुपए में? 10,000 रुपीज में। और ये जो 10,000 रुपीज में सामान बेचा, इसकी कीमत, लागत कितनी थी? 8,000। मतलब जब आपने इसको खरीदा था और आप इसे बेचने गए तो आपको ये 8,000 रुपए का पड़ा था। 8,000 आपके लिए लागत आई थी, और इसी 8,000 की चीज को आपने सेल कर दिया कितने रुपए में? 10,000 रुपीज में। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट कमा लिया हमने। हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, और ये जो अमाउंट हमने बेचा इसमें से हमें आधा रुपया कैश में मिल भी चुका है, आधा ही मिला। मतलब जितने रुपए का सामान बेचा है 10,000 को, उसमें से सिर्फ हाफ अमाउंट हमको रिसीव हो रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सबसे फर्स्ट चीज तो आप ये समझो कि मालिक अगर बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो वो किस लिए इन्वेस्ट करता है? कि अगर इस बिजनेस को रन किया जाएगा तो इससे होने वाले प्रॉफिट को मैं रिसीव करूंगा रिटर्न के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो वो मालिक को दिया जाता है। जब भी बिजनेस लॉस हो जाता है बिजनेस को, तो वो मालिक ने जो पैसा लगाया होता है उसी में से डिडक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि लॉस मालिक का, प्रॉफिट मालिक का। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको किसी ट्रांजैक्शन को पढ़ के ये महसूस होता है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब हमको क्या करना है? मालिक के अमाउंट में, मालिक के अकाउंट में, जिसको कैपिटल बोलते हैं, जोड़ना है। जब भी आपको ये महसूस होगा कि ये पैसा कम हो रहा है, लॉस हो गया है बिजनेस को, तो मालिक के अकाउंट से आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो इस ट्रांजैक्शन में हम इसकी भी चर्चा करेंगे। आपने 10,000 रुपए का सामान बेच दिया, लेकिन उसकी कीमत कितनी थी? 8,000। आपके गोडाउन से कितने रुपए का सामान निकला? 8,000 का। और वो 8,000 का सामान निकल के बना के कितने रुपए लेकर आ रहा है? 10,000 रुपीज। कुछ बच्चों को यहां पे अगर कंफ्यूजन है तो एग्जाम्पल देते हैं हम। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से कि आपने कोई सामान खरीदा, ये मार्कर है, आप जब इसको खरीद के लाए दोबारा बेचने के लिए, तो आप इसे 8 रुपए में खरीद के लाए, और आपने ये 8 रुपए का मार्कर बेटा 10 रुपए में बेच दिया। अब आप मुझे बताओ, आपके पास से कितने रुपए का सामान गया? आप ये नहीं कहोगे 10 का गया। अगर आप में से कोई बोलता है तो वो मूर्ख है। अब आप में सोच रहे हो कि हम तो सोच रहे थे 10, हमें मूर्ख बोल दिया, तो सॉरी अगर बुरा लगा हो आपको। लेकिन एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि मूर्ख मान लिए जाओगे, इसलिए समझदारों की तरह सोचना। अगर 8 रुपए का मार्कर बेचा मार्केट में तो आपके पास से 8 रुपए का गया, लेकिन ये 10 रुपए बनाकर लाया, तो जो 2 रुपए फालतू लाया वो प्रॉफिट, तो आपके पास से 8 रुपए की चीज गई। वैसे ही 8,000 रुपए का सामान बेचा 10 में, तो चीज तो 8,000 की गई। तो मतलब यहां पे जब मैं थर्ड पॉइंट लिखूंगा, स्टॉक में से माइनस करूंगा, तो मैं सिर्फ 8,000 माइनस करूंगा, क्योंकि गोडाउन में 15,000 का स्टॉक है जो मैं खरीद के लाया था, उसमें से मैंने सिर्फ 8,000 का बेचा है। और ये 8,000 रुपए का सामान बिक के 10,000 रुपए बना के लाया। मैंने कहा 10,000 का बना के लाया मतलब 2,000 का फायदा हो गया और प्रॉफिट हो गया। तो मुझे किसकी याद आती है? ऑनर की याद आती है। मैं कहता हूं मालिक लो, मेरी तरफ से पहला उपहार। आपने मुझ में पैसा लगाया, मुझको चलाने लायक बनाया, यहां से जो भी कमाऊंगा मैं आपको दूंगा। तो मैंने पहली बार 2,000 रुपए कमाए, 2,000 का प्रॉफिट आप ले लो, तो मालिक के अकाउंट में डाल दिया। अब बात आ जाती है कि जो 10,000 रुपए आए होंगे उसका क्या हुआ? तो उसमें से सिर्फ आधे ही मिले मुझे कैश में। तो 10,000 का आधा मतलब 5,000। तो मैंने कहा लो जी 5,000 में कैश जोड़ देते हैं, क्योंकि 5,000 रुपए मुझे रिसीव हुए हैं और 5,000 रुपए मेरे रुक गए हैं, वो बाद में देगा। अब बाद में देगा तो जो भी लोग हमसे सामान खरीद लेते हैं क्रेडिट पे, एक तरीके से क्रेडिट पे बेच दिया हमने 5,000, और वो अमाउंट मुझे बाद में रिसीव होता है। तो जब तक मुझे अमाउंट रिसीव नहीं हो जाता तब तक वो मेरे डेटर होते हैं, और जो भी डेटर्स होते हैं मेरे, वो मेरी एसेट होती है, क्योंकि जब मुझे पैसा मिलना होगा तो मैं उसे अपनी एसेट बोलता हूँ। आप कहोगे फिर लाइबिलिटी किसे बोलते हो? जब मुझे टेंशन होती है, जब मेरा दिमाग खराब रहता है सोच सोच के कि मुझे किसी को पैसा देना है, तो वो मेरी लाइबिलिटी होती है। जब सोच सोच के मुझे खुशी हो रही होती है, अरे पैसा आने वाला है, मजा आने वाला है, कहीं पे पैसा पड़ा है, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, जहां से निकल जाऊंगा वहीं पैसे मांगना शुरू कर दूंगा, उसको एसेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जब रुक गया पैसा तो वो मेरी एसेट बन गई, और इन्हीं एसेट का नाम रखा जाता है डेटर्स। तो हमने यहां पे बोला जी 5,000 रुपए अब डेटर के ऊपर है। अब वेरीफाई कर लो कि आपने ये जो ट्रांजैक्शन लिखी है क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल हो रहा है, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन चल रही है। तो आप देखो 5,000 प्लस 5,000 टोटल 10,000 है, 10,000 इधर प्लस के हैं और 8,000 माइनस। अगर 10 में से 8 घटाओगे तो 2,000 इधर की तरफ बैलेंस है और इधर की तरफ भी 2,000 बैलेंस है। इसका मतलब इक्वेशन अभी भी क्या चल रही है? करेक्ट चल रही है। अब आप फिर न्यू इक्वेशन बना सकते हैं, यहां पे इनको टोटल करके और न्यू इक्वेशन लिखें। इसके बाद आप फोर्थ ट्रांजैक्शन लिखनी स्टार्ट करेंगे। तो मैं सीरियल नंबर में लिख देता हूं फोर्थ। अब मैं न्यू इक्वेशन नहीं बनाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है मिस्टर जॉन आए हैं
मिस्टर जॉन विड्रॉन 2000 फॉर हिज पर्सनल यूज। मिस्टर जॉन आए बिजनेस में, उन्होंने 2000 रुपए बिजनेस से निकाले और अपने घर ले गए, अपने किसी यूज के लिए ले गए। अब मिस्टर जॉन जब भी बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो अब क्योंकि वो उनका पैसा नहीं है, वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, तो मिस्टर जॉन अगर अपना ही पैसा निकालते हैं तो वो अपना नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा कि उन्होंने बिजनेस का पैसा ले लिया अपने यूज के लिए। और जब भी ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला करेगा उसको ड्रॉइंग बोला करेंगे। तो हमने कहा थर्ड फोर्थ पॉइंट में कि अगर मिस्टर जॉन आप 2000 रुपए ले गए तो आपने बिजनेस का कहीं ना कहीं कैश कम कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो कुछ सामान ले गए, सिर्फ लिखा है विड्रॉन, तो हम ये मानते हैं कि उन्होंने कैश विड्रॉ कर लिया। तो अगर वो 2000 रुपए बिजनेस से कैश लेकर चले गए तो यहां से हमने कैश को कम कर दिया 2000 से, और हमने साथ ही साथ बोला कि मिस्टर जॉन अगर आप ये पैसा निकालोगे तो इसका मतलब ये समझ लेना आप अपना पैसा निकाल रहे हो, आप ये अपना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपना अमाउंट विड्रॉ कर लिया। तो मालिक ने अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला तो कैश भी कम हुआ, कैपिटल भी कम हुई। बिल्कुल इसी की तरह जैसे जब मालिक ने पैसा लगाया था तो कैपिटल भी बढ़ी थी और कैश भी बढ़ा था, तो उन्होंने पर्सनल यूज के लिए निकाला तो कैश भी कम हो गया, कैपिटल भी कम हो गई। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। आप इसके बाद फिर न्यू इक्वेशन का कॉलम बना के मतलब हेडिंग डाल के टोटल कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन पे। लास्ट ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है हमारे पास, आपको बेटा हर क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, इसी फॉर्मेट में। रेंट पेड 1000, आपने 1000 रुपए का रेंट पे कर दिया। अगर आपने अमाउंट पे किया होगा तो आपके पास से 1000 रुपए से कैश फिर कम हुआ होगा, तो आपने कैश को 1000 रुपीज से कम कर दिया क्योंकि आपने रेंट पे कर दिया। अब आप मुझे बताओ, रेंट को पे करने से क्या आपको कोई गुड्स मिला? नहीं मिला। आपकी कोई अदर एसेट बढ़ी? नहीं बढ़ी। क्या आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी आई? नहीं आई। आप कहते हो एक्सपेंस कर दिया होगा तो खर्चा बढ़ा होगा, खर्चा जब जब बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है, मतलब एक तरीके से लॉस बढ़ता है। इनकम होने लग जाती है तो लॉस घट जाता है, प्रॉफिट होने लग जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट होता है तो मालिक का, इनकम लॉस होता है तो ओनर का, इनकम होती है तो ओनर की, और एक्सपेंस होता है तो ओनर का। सब ओनर के अकाउंट से काट दिया जाता है क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है इन सब चीजों का। धीरे धीरे आप 11th में जब आगे बढ़ते चले जाओगे आपको ये सारी बातें और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेंगी, क्योंकि अभी तो बेसिक चल रहा है, अभी स्टार्टिंग है। और स्टार्टिंग में अगर आपको ये बातें समझ में आने लगी तो आप ये मान लो कि आप टॉपर बनने वाले हो फ्यूचर में। अकाउंट्स आपके लिए चुटकियों का काम होने वाला है, मतलब आपके लिए एक सबसे जो इजी सब्जेक्ट होगा आपके कॉमर्स में वो अकाउंट्स होगा। अगर आप इतना अच्छे तरीके से अभी सोचना शुरू कर चुके हो कि अगर हमारे पास से 1000 रुपीज का रेंट पे हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो कहीं ना कहीं मालिक का जो पैसा है वो भी कम करना पड़ेगा। तो हमने कहा अगर रेंट पे किया 1000 रुपए तो इसको हमें क्या करना होगा? मालिक की कैपिटल से ही कम करना होगा 1000 रुपीज। इसके बाद आप फिर से क्या करेंगे? न्यू इक्वेशन बनाएंगे। अब न्यू इक्वेशन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो आप इसको लास्ट इक्वेशन बोलेंगे और लास्ट इक्वेशन बोल के अब आप इसका टोटल कर देंगे। तो अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं 35,000 में से 5000 ऐड कर दो 40,000, 40 में से 3000 माइनस कर दो 37,000, प्लस 15 में से 8 गए तो ये हो गया 7,000 प्लस 5,000। इधर अगर आप टोटल करोगे तो 3000 माइनस कर दोगे तो ये 49,000 रह गया। 52 2 से 2 कैंसिल हो गया, 50,000 में से 1000 कटोगे 49,000। और इनको आपस में टोटल कर लो बेटा, 7 और 7 14 और 5 30 49। तो दोनों तरफ का टोटल क्या रहा है? 49,000 मतलब हमने क्वेश्चन को ठीक कर दिया। तो इस तरीके से आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया करेंगे जब आपको ट्रांजैक्शंस मतलब आपको कुछ इंफॉर्मेशंस मिला करेंगे। इंफॉर्मेशन में ये ट्रांजैक्शन लिखी होती है, इन ट्रांजैक्शन को आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट किया करोगे। और अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका, एक हेडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, उसका ये फॉर्मेट, सीरियल नंबर, एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और आप इस तरीके से लिखकर इनको एसेट्स और लाइबिलिटीज को बराबर लेके चलेंगे और आप अपना आंसर मैच किया करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। जल्दी हम आपको इस चैप्टर की क्वेश्चंस की वीडियो भी लाएंगे। आपको कब पता चलेगा कि ये वीडियो क्वेश्चंस की कब आ गई? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जैसे ही आप चैनल पे वीडियो डलेगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप अपनी आगे की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। तो वीडियोस अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका फ़ायदा हो फ्यूचर में। बाय बाय।